नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इकोनॉमी दिस वीक प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरों पर आपके साथ विस्तार से बात करते हैं, ताकि आपकी एक अवधारणात्मक समझ का विकास किया जा सके और जिस अवधारणात्मक समझ का प्रयोग आप प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में कर सके, आपकी इकोनॉमी की घटनाओं पर एक पकड़ मजबूत हो सके। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण खबरों को कवर करते हैं। तो इस सप्ताह कौन सी महत्वपूर्ण खबरें रही हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। एक है डिपॉजिट इंश्योरेंस, लगातार ये चर्चा में रहा है, इसको आप जमा बीमा के नाम से संबोधित कर सकते हैं। इसी प्रकार से सैंडविच जनरेशन की कुछ चिंताओं के बारे में भी चर्चा हो करेंगे और सैंडविच जनरेशन में कौन सा आयु वर्ग आता है इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। हाल ही में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी को लेकर के बेरोजगारी कम होने को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण खबरें आई हैं। तो बेरोजगारी किस प्रकार से शहरी क्षेत्रों में कम हुई है, उसके आंकड़े क्या है, ये रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा या किस सर्वेक्षण के द्वारा जारी की गई है, इन सभी विषयों पर विस्तार से बात होगी। और सबसे पहले देखते हैं सबसे पहली खबर को, डिपॉजिट बीमा को लेकर के। इसको एक सामान्य तौर से आप पहले समझ लीजिए कि आप बैंक में कोई भी जमा करता है, कोई भी डिपॉजिटर है, तो उसके कई प्रकार के खाते हो सकते हैं एक बैंक में। जैसे करंट अकाउंट भी हो सकता है, सेविंग अकाउंट हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट हो सकता है। तो इन सभी को लेकर के कितना भी आपका अमाउंट हो, इन सभी को लेकर के ये पैसा आपका सुरक्षित रहे। अगर बैंक डूबे तब भी आपका पैसा सुरक्षित रहे। इस डिपॉजिट को सुरक्षित करने के लिए जो इंश्योरेंस किया जाता है, जो इंश्योरेंस की व्यवस्था की जाती है, उसी को हम कहते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस। तो हाल ही में एक खबर आई है कि इस डिपॉजिट इंश्योरेंस की जो सीमा 5 लाख तक थी, इसको बढ़ाया जा सकता है। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का एक बैंक में, हर बैंक में अगर आपका एक कोई भी जमा करता है, अगर उसके एक बैंक में अलग अलग प्रकार के खाते हैं, यानी उसका फिक्स डिपॉजिट भी है, उसका आप कह सकते हैं कि सेविंग अकाउंट भी है, उसका करंट अकाउंट भी है, तो एक बैंक में एक ही सीमा तक यानी 5 लाख का ही बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। लेकिन अगर एक जमाकर्ता के अलग अलग बैंकों में खाते हैं, तो हर बैंक को वो अलग अलग रूप में 5 लाख का बीमा प्रदान करना पड़ेगा। इसमें एक प्रमुख अंतर है। आप इसको इस प्रकार से समझिए कि मान लिया कोई ए व्यक्ति है और उसका किसी बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट मान लिया 3 लाख का है। इसी प्रकार से अगर उसका करंट अकाउंट हम देखें तो मान लिया उसमें 2 लाख की स्थिति है, उसकी सेविंग अकाउंट में 1 लाख की स्थिति है, तो इसका 6 लाख का डिपॉजिट है। तो बैंक के लिए जरूरी है कि वो 5 लाख का इंश्योरेंस कवर रखे इस डिपॉजिट के लिए, ताकि अगर ये बैंक डूबता है, कोई भी बैंक है अगर डूबता है, तो 5 लाख की इसको सहायता प्रदान की जा सके। 5 लाख की एक लिमिट प्रदान की गई थी। तो अगर किसी व्यक्ति का जो टोटल डिपॉजिट है वो 4 लाख या 5 लाख से नीचे है, तो उसकी तो पूरी क्षतिपूर्ति हो जाती थी। अगर किसी व्यक्ति का डिपॉजिट 5 लाख से ऊपर का है, तो उसको हानि उठानी पड़ती थी, क्योंकि उसका जो इंश्योरेंस कवर है वो केवल 5 लाख का रहता था। हाल ही में एक खबर आई है जो वित्तीय सेवा सचिव के द्वारा प्रदान की गई है कि जो कवर है, जो वर्तमान सीमा 5 लाख की है, इसको बढ़ाया जा सकता है। सरकार इसको बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसके कारण ही ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। सरकार बैंक जमा के लिए जो बीमा कवर है उसको बढ़ाने पर विचार कर रही है, वित्तीय सेवा सचिव का कहना है, क्योंकि वर्तमान सीमा कितने की है? 5 लाख की है, जैसा कि अभी आपको ये समझाया गया है। जमा बीमा कवर को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। और ये क्या है? ये भारतीय रिजर्व बैंक का एक विशेष विभाग है। इसको विशेष तौर से याद कर लीजिएगा। हाल ही में आरबीआई की न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर एक कार्रवाई की गई है, जिसके कारण भी ये टॉपिक लगातार चर्चा में रहा है। आरबीआई ने इस बैंक के बोर्ड को 12 महीने के लिए अधिक्रमित किया। आप कह सकते हैं कि उसको आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि उसके अधिकार क्षेत्र अपने नियंत्रण में ले लिए हैं, क्योंकि बैंक में जो गवर्नेंस की स्थिति थी, जो शासन की स्थिति थी, वो बेहद खराब थी। इस पर कई प्रकार के प्रतिबंध भी लगाए गए, कई प्रकार के प्रोहिबिशन भी लगाए गए। वो क्या प्रतिबंध है? जैसे ये बैंक कोई नया कर्ज, निवेश या दायित्व बिना आरबीआई की मंजूरी के नहीं ले सकता, नहीं करेगा, नहीं पूरे करेगा, मंजूर नहीं होंगे आरबीआई की मंजूरी के बिना। बैंक के पास मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार 2436 करोड़ की जमा राशि थी, और जो पिछले 2 वर्षों में यानी 2022-23 में और 2023-24 में लगातार ये बैंक घाटा भी प्रदर्शित कर रहा था, और बैंक का नाम है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक।
तो इस प्रकार का आप देख सकते हैं कि एक उदाहरण भी हमारे सामने आता है जहां आरबीआई ने प्रतिबंध लगाए हैं ताकि जो छोटे इंश्योरेंस है, जो छोटे जमा करता है, छोटे डिपोजिटर्स हैं, उनका कहीं पैसा ना डूब जाए। जमा बीमा यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस कैसे काम करता है ये देख लेते हैं। सभी वाणिज्यिक, क्षेत्रीय, ग्रामीण यानी रीजनल, रूरल और लोकल एरिया के साथ साथ सहकारी बैंक जिसमें प्राथमिक सहकारी सोसाइटीज नहीं शामिल होती, इनके इनको कवर किया जाता है। यानी जमा बीमा के अंतर्गत सभी वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और सहकारी बैंक कवर किए जाते हैं। ये बचत खाता, फिक्स डिपॉजिट, करंट अकाउंट और रिकरिंग जमा को कवर करता है, लेकिन सरकारी या इंटर बैंक जमा को कवर नहीं करता। इसमें फॉरेन बैंक की जो शाखाएं भारत में स्थित हैं वो भी शामिल होती हैं, उनको भी ये कवर करता है। प्रीमियम बैंक द्वारा भरा जाता है, जमाकर्ताओं द्वारा नहीं भरा जाता। इसका 5 लाख की सीमा प्रत्येक जमाकर्ता डिपॉजिटर पर लागू होता है और प्रति बैंक लागू होता है। यानी अगर एक बैंक में अलग अलग प्रकार के खाते हैं तो वो 5 लाख का ही बीमा कवर प्रदान करेगा, लेकिन अगर उसके खाते अलग अलग बैंकों में हैं तो अलग अलग बैंक को उसको 5 लाख का बीमा प्रदान करना पड़ेगा। उसके डिपॉजिट पर ये बीमा देना पड़ेगा, जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होते हैं। इसके बारे में सामान्य बात हुई। जमाकर्ताओं के लिए दावा प्रक्रिया क्या होती है, उस दावा प्रक्रिया को देख लेते हैं। यानी अगर कोई भी बैंक डूबता है तो वो अपनी जमाओं पर किस प्रकार से दावा कर सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है। जैसे न्यू इंडिया बैंक के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं को अपनी पहचान और खाता विवरण के प्रमाण के साथ आवेदन करना होगा। और DICGC, जिसको हमने बताया कि ये नियंत्रण करता है और विशेष प्रभाग है आरबीआई का, वो 14 मई 2025 तक भुगतान करेगा। और ये जो भुगतान होगा वो दावों के सत्यापन के अधीन होगा, यानी उनके दावों का सत्यापन किया जाएगा। जमा बीमा कवर का एक इतिहास भी जान लेते हैं। यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस का इतिहास जानना भी महत्वपूर्ण है। ये व्यवस्था कब से शुरू हुई थी। आप जानते हैं कि छोटे डिपॉजिटर्स के हितों को सुरक्षित करने के अंतर्गत इसका विशिष्ट महत्व है। उनका पैसा ना डूब जाए और बैंकिंग प्रणाली में उनका एक विश्वास लगातार बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि डिपॉजिट पर एक इंश्योरेंस प्रदान किया जाए, डिपॉजिट इंश्योरेंस किया जाए। तो इसका इतिहास वर्ष 1962 से शुरू होता है। ये जमा बीमा का जो व्यवस्था थी वो 1962 में शुरू हुई थी और बाद में ये इंश्योरेंस कितना होगा इसको कई बार बढ़ाया गया है। अब तक 6 बार 1962 से लेकर आज तक बढ़ाया गया है। प्रारंभ में 1500 रुपए तक था और अब बढ़ा करके इसको 5 लाख रुपए तक ये आ चुका है और आने वाले समय में और भी बढ़ सकता है। 2020 में पीएमसी बैंक संकट के बाद इसमें अंतिम संशोधन किया गया था। वर्तमान में 97.8% खातों का पूर्ण बीमा किया गया है, जो वैश्विक मानक 80% से अधिक का है। तो भारत में जो मानक इस्तेमाल हो रहा है, यानी भारत में जितने डिपॉजिटर्स हैं, कितने डिपॉजिटर्स को डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रदान किया गया है, ये अपने आप में वैश्विक मानकों से बहुत ज्यादा अधिक है। यानी 97.8% खातों को ये कवर करता है। संशोधन की आवश्यकता इसमें क्यों है, यानी ये जो डिपॉजिट इंश्योरेंस है इसको बढ़ाने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि बढ़ती जमाओं, आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति को देखते हुए आरबीआई अधिकारियों ने बीमा सीमा के समय समय पर संशोधन का सुझाव दिया है। जो जमा बीमा है उसके बढ़ने से जमाकर्ताओं का विश्वास बढ़ेगा और बैंक विफलताओं के मामले में उनके हितों की भी रक्षा होगी, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस नोएडा शाखा के में हमारे 2 महत्वपूर्ण बैच, हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम के IAS-GS फाउंडेशन बैच प्रारंभ हुए हैं। इन बैचेस में आप एडमिशन ले सकते हैं और बैचेस में एडमिशन लेने के लिए आपको 8750187501 पर कॉल करना होगा। करोल बाग में भी हिंदी माध्यम का सामान्य अध्ययन फाउंडेशन बैच 24 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है, जिसका समय होगा सुबह 11:30 बजे। इसमें भी एडमिशन के लिए आप 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं और इन बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं। अगली जो हमारी खबर है वो सैंडविच जनरेशन से जुड़ी हुई है। तो सैंडविच जनरेशन क्या होती है और हाल ही में इसको लेकर के क्या सर्वेक्षण किया गया है, इसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आया है। नया सर्वेक्षण क्या है? नया सर्वेक्षण ये कहता है कि भारत की जो सैंडविच जनरेशन है, जिसमें 35 से 54 वर्ष की आयु वर्ग का समूह आता है, ये सैंडविच जनरेशन का 60% ऐसा है जो भविष्य की वित्तीय सुरक्षाओं को लेकर लगातार चिंता में रहता है। यानी अपने भविष्य के फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर लगातार किसी न किसी प्रकार की चिंता इसमें बनी रहती है। सैंडविच जनरेशन में 35 से 54 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है
और इस आयु वर्ग के व्यक्तियों पर सामान्यतः 2 पीढ़ियों के व्यक्ति आश्रित होते हैं। आप कह सकते हैं कि 2 पीढ़ियां आश्रित होती हैं, एक तो बच्चे जो कि बड़े हो रहे होते हैं धीरे, और एक होते हैं इनके माता पिता, बुजुर्ग माता पिता, जिनको इन्हें वित्तीय समर्थन प्रदान करना होता है। यानी इस आयु वर्ग के व्यक्तियों को अपने बच्चों को भी समर्थन प्रदान करना होता है, वित्तीय समर्थन, और बुजुर्ग माता पिता को भी वित्तीय समर्थन प्रदान करना होता है। ये जो शब्द है सैंडविच जनरेशन, ये 20वीं सदी के अंत में जीवन काल में वृद्धि, यानी जो लाइफ स्पैन में लगातार वृद्धि हो रही थी और धीरे धीरे बच्चों को बड़ा करने की भी उम्र बढ़ रही थी। यानी पहले बच्चे कम उम्र में, पहले जो वयस्क होते थे वो कम उम्र में ही बच्चों को धारण कर लेते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे लाइफ स्पैन भी बढ़ता चला गया और जो शादी विवाह की उम्र है वो भी बढ़ती चली गई, तो चाइल्ड बियरिंग एज है वो भी बढ़ती चली गई। तो हम देख सकते हैं कि 20वीं सदी के अंत में लाइफ स्पैन में वृद्धि और बच्चों को बड़ा करने की बढ़ती उम्र के कारण भी इस शब्द को गढ़ा गया था, जिसको हम सैंडविच जनरेशन के नाम से जानते हैं। सर्वे किसके द्वारा किया गया है? एडलवीस लाइफ इंश्योरेंस ने कोलैबोरेशन किया है, सहयोग किया है YouGov से, और उसके माध्यम से सर्वेक्षण हमारे सामने आता है। ये बताता है कि 60% लोग महसूस करते हैं कि उनकी बचत, उनकी सेविंग या उनका इन्वेस्टमेंट भविष्य के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। वो जितना भी निवेश कर रहे हैं या कितनी भी बचत कर रहे हैं वो भविष्य की उनकी वित्तीय आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होगा, वित्तीय रूप से सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। 50% लोग बढ़ती जीवन यापन की लागत से परेशान हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के कारण पैसों के खत्म होने की चिंता उनको लगातार सताती है। इसी प्रकार से उनकी निर्भरता क्रेडिट कार्ड और कर्ज पर भी बहुत उच्च स्तर की बनी हुई है, और इसके कारण जो लिक्विडिटी है, यानी इनसे पैसा निकालने की जो प्रक्रिया है, वो किसी भी अचानक आए मेडिकल खर्च के कारण एकदम यहां से आवश्यकता पड़ सकती है, और इसके कारण भी उनको लगातार चिंता होती है। प्रमुख वित्तीय चिंताओं में बच्चों की भविष्य की शिक्षा लागत और माता पिता के लिए स्वास्थ्य देखभाल शामिल होती है। काम और जीवन का संतुलन तथा बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा भी इनकी प्रमुख वित्तीय चिंताओं में है। अंशकालिक इच्छाएं जैसे परिवार की छुट्टियां, जीवन शैली में सुधार को दीर्घकालिक लक्ष्यों जैसे सेवानिवृत्ति और बच्चों की शादी के साथ संतुलित करना इनके लिए बेहद ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, इनके लिए लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। इसके अलावा अगर इनके वित्तीय व्यवहार की बात करें तो इस आयु वर्ग के व्यक्ति, 35 से 54 आयु वर्ग के व्यक्ति लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी और बैंक एफडी को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन अक्सर निवेशों को जल्दी निकाल लेते हैं। अलग अलग प्रकार की जो इवेंचुअलिटीज हैं या आप कह सकते हैं आकस्मिकताएं हैं वो इनके सामने आती हैं। खर्च करने को लेकर उच्च अपराध बोध होता है, गिल्ट होता है। 43% लोग महसूस करते हैं कि भविष्य की सुरक्षा को लेकर के वो लगातार चिंतित रहते हैं और इसलिए अपने पैसों का किसी भी प्रकार से आनंद नहीं ले पाते हैं। औसत मासिक घरेलू आय की बात करें तो 1 से 2.5 लाख रुपए प्रति महीना की जो आय वाले लोग हैं वो लगातार वित्तीय बोझ के कारण अपनी खुशी को भी बहुत सीमित स्तर पर ही महसूस करते हैं, और इसलिए इनके लिए वित्तीय योजना की आवश्यकता को महसूस किया गया है। ये पीढ़ी जो है इसके लिए एक नया नाम भी आया है कि ये पैसों के डिस्मोर्फिया का सामना कर रही है, जिसमें संसाधन होने के बावजूद भी ये पीढ़ी, पैसे का डिस्फोर्मिया का मतलब है कि संसाधन मौजूद होने के बावजूद भी वित्तीय असुरक्षा से ये वित्तीय असुरक्षा महसूस करते हैं। पेशेवर वित्तीय सलाह लेना उन्हें बेहतर योजना बनाने में मदद कर सकता है और भावनात्मक तथा वित्तीय तनाव को कम कर सकता है। ये इनके लिए एक महत्वपूर्ण सलाह है जो कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा और डॉक्टर्स के द्वारा दी जाती है। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी अगला हमारा टॉपिक है। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी को लेकर के एक महत्वपूर्ण आंकड़ा हमारे सामने आया है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का। इसके अनुसार शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में बेरोजगारी दर 6.4% पर आ गई है। बेरोजगारी या बेरोजगारी दर को श्रम बल में बेरोजगार लोगों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। 25वीं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 की दिसंबर तिमाही में शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए जो बेरोजगारी दर है वो कितनी है? वो 6.5% है, जो पिछली तिमाही यानी जुलाई सितंबर 2024 में 6.4% के मुकाबले काफी स्थिर दिखाई देती है, उसी के आसपास ही दिखाई देती है। अगर हम इसमें प्रमुख बिंदुओं की बात करें और महिला बेरोजगारी की बात करें तो महिला बेरोजगारी में भी
एक कमी दिखाई देती है जो 8.6% से घट करके 8.1% हुई है। पुरुष बेरोजगारी के बारे में बात करें तो 5.8% पर स्थिर रही है, जो पिछले साल की इसी तिमाही जुलाई से सितंबर में 2024 में जुलाई सितंबर 2024 में 5.7% के समान थी। अगर हम श्रम बल भागीदारी दर यानी आप कह सकते हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें तो पिछले साल की इसी तिमाही में 49.9% से बढ़कर के 50.4% ये हुई है, जो श्रम बल में भागीदारी में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। अगर हम इसके डाटा को समझने का प्रयास करें तो आप ये देख सकते हैं, अगर श्रम बल देखें तो श्रम बल किसको कहते हैं? वे व्यक्ति जो आर्थिक गतिविधियों के लिए काम में लगे हैं। वर्तमान साप्ताहिक स्थिति विधि की बात करें तो इसमें यदि किसी व्यक्ति ने एक सप्ताह में साप्ताहिक विधि यानी सप्ताह के आधार पर अगर आप ये जाने कि कौन व्यक्ति बेरोजगार है, तो उसका आंकड़ा यही है कि यदि किसी व्यक्ति ने एक सप्ताह में 1 घंटा भी काम नहीं किया लेकिन वो काम के लिए उपलब्ध था, तो उसे बेरोजगार माना जाएगा। और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत वर्ष 2017 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? NSSO के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और तिमाही रोजगार डेटा ये प्रदान करता है, जिससे श्रम बल के रुझानों, उनकी ट्रेंड्स और नीति की प्रभावशीलता को ट्रैक किया जा सकता है और इसके आधार पर बेरोजगारी को कम करने के लिए, रोजगार को बढ़ाने के लिए नई नीति भी बनाई जा सकती है, क्योंकि हमारे पास एक डेटा आ जाता है कि वर्तमान में बेरोजगारी की दर किस प्रकार से बनी हुई है, किन क्षेत्रों में बनी हुई है, किन क्षेत्रों में नहीं बनी हुई है, और उसके आधार पर हम नीति निर्माण भी कर सकते हैं। अब इन सभी टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। पहला प्रश्न है, जमा बीमा यानी क्रेडिट डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह सभी प्रकार के बैंक जमाओं को बीमा कवर प्रदान करता है जिसमें विदेशी सरकारों द्वारा जमा किए गए पैसे भी शामिल हैं। दूसरा है, वर्तमान जमा बीमा कवर 5 लाख रुपए प्रति जमाकर्ता प्रति बैंक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या सही है या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। अगला प्रश्न है, सैंडविच जनरेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह उन व्यक्तियों को संदर्भित करता है जो अपने बच्चों और वृद्ध माता पिता दोनों के लिए वित्तीय रूप से जिम्मेदार होते हैं। दूसरा है, इस पीढ़ी को क्रेडिट पर उच्च निर्भरता, जीवन यापन की बढ़ती लागत और महंगी स्वास्थ्य देखभाल जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तीसरा कथन है, इस पीढ़ी के बीच जीवन बीमा, म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी सबसे पसंदीदा वित्तीय उपकरण है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या सही है या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर, यह होना चाहिए बयान नहीं, कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा 2017 में शुरू किया गया था। दूसरा है, यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में बेरोजगारी के तिमाही और वार्षिक अनुमान प्रदान करता है। तीसरा है, शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए श्रम बल भागीदारी दर अक्टूबर दिसंबर 2024 में 50.4% तक बढ़ी। उपर्युक्त में से कौन सा या कथन सही है या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।